देखिए, पहले लेक्चर्स में आप लोगों ने क्या देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होती है, उसमें किस तरह से जो पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन कितना होगा, उसमें किस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर एक्ट करती है। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर हम आइडियल कंडीशन में सिंपल पेंडुलम की, तो आइडियल कंडीशन क्या है कि हमने एक बॉब या कह सकते हो मास, जो बॉब है उसको हम यहाँ पे पॉइंट मास कंसिडर करके चल रहे हैं। हैवी पॉइंट मास जो है उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक स्ट्रिंग से, जो कि कैसी है, वेटलेस है, जिसका वेट नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, ऐसा नहीं है कि वेट लगाने से उसकी लेंथ में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज करेगी, इनएक्सटेंसिबल है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल है। कोई भी एक स्ट्रिंग जो कि वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, जब उससे हम किसी पॉइंट मास को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हमने क्या करा, एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको यहाँ से बांध दिया है। अब अगर हम इस बॉब को या इस पॉइंट मास को फ्री छोड़ देते हैं ऑसिलेट करने के लिए, तो ये जो हमारा होगा ये सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग से पॉइंट मास यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये जो भी हमारी बॉब है उसको हम क्या करेंगे, ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मान लीजिए अभी हमने इसको डिस्प्लेस नहीं किया है, तो जब ये हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट होगी स्ट्रिंग। ठीक है, इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, उसमें एक तनाव आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस स्ट्रिंग को, इस मास को थोड़ा सा ले जाके डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पर हमने कोई भी एक स्लाइड एंगल लिया और इसको यहाँ पर ले गए, जब डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, उसको फ्रीली मूव करेंगे, अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसको यहाँ पर ले जाकर जब हम छोड़ देते हैं, तो ये जो बॉब होगा, क्योंकि इसका क्या होगा, आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर होती है तो उसका वेट जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, इस वेट को अब यहाँ इस पोजीशन पे मान लो ये थीटा एंगल पर आप लेकर गए हो, तो इस पोजीशन पर आप अगर देखोगे तो इस वेट को दो कंपोनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका ये हो गया और एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। यहाँ से देखें अगर, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट की वजह से ये जो बॉब है या ये जो पॉइंट मास है वो वापस अपना मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यानी कि ये जो वेट का कंपोनेंट है आपका, ये एक तरह से यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है, प्रत्यानयन बल की तरह एक्ट करे, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट मास है ये वापस किसके पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो इसमें क्या होगा, जब आप उसको एक पोजीशन पर ले गए थे तो पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। अब जब ये जो बॉब है वो नीचे की तरफ आएगा तो धीरे धीरे ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, यानी कि अब जब ये मीन पोजीशन पे आ गया तो इसके अंदर एक स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये वापस क्या करता है, दूसरी डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करता है। यहाँ पर जाने पर इसमें फिर से पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर हो जाएगी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी उसके अंदर जो स्टोर होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और उसके बाद वो वापस क्या करेगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा। जब मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा तो फिर से उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्टोर हो गई है तो उसकी वजह से ये अब दूसरी तरफ जो होगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इस बॉब का क्या हो गया है, दोलन, ऑसिलेशन जो है शुरू हो गए हैं। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी हम पॉइंट मास को, हैवी पॉइंट मास को किसी ऐसी स्ट्रिंग से जो कि इनएक्सटेंसिबल है, वेटलेस है और परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, उससे कनेक्ट करके उसको फ्री छोड़ देते हैं ऑसिलेट करने के लिए, तो वो सिंपल पेंडुलम का हार्मोनिक मोशन होता है। अब इस हार्मोनिक मोशन में हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। यानी कि जब हम क्या करते हैं, बॉब को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ले जाके, एक पर्टिकुलर एंगल पे ले जाके छोड़ते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो वो ऑसिलेट करने का जो टाइम पीरियड है, दैट मीन्स एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो हम यहाँ पर निकालेंगे।
with the help of conditions of simple harmonic motion. देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे। हमने ये बॉब लिया, ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है और इस स्ट्रिंग को हमने क्या करा, लटका दिया है एक रिजिड सपोर्ट पे। इस स्ट्रिंग की जो लंबाई है, जो रस्सी की लंबाई है वो L है और जो बॉब है हमारा उसका मास हमने कितना लिया है, स्मॉल m लिया है। अब हम ये मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, मीन पोजीशन से जब हम कुछ डिस्प्लेस करते हैं तो वो जो एंगल बनेगा हमारा वर्टिकल के साथ वो कितना है, यहाँ पर थीटा है। और जब हम इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आर्क है यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है OP, ये हमारा कितना है, यहाँ पर x है, ठीक है। अब जब ये पॉइंट P पर हमने क्या करा, O से P तक हम इसको ले गए, डिस्प्लेस करा, उस टाइम पर एंगल थीटा बन रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपका, x आ रहा है। तो इस P पॉइंट पर क्या होगा, जब आप छोड़ोगे तो यहाँ पर इस रस्सी में एक खिंचाव आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, उसको हमने क्या मान लिया, T डैश मान लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता है बॉब का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ज्योमेट्री से अगर हम देखें, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर जो ये वेट है mg, वेट क्या होता है, mg होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। इस mg वेट को आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, एक pq के अलॉन्ग जाएगा और एक pr के अलॉन्ग जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो pq के अलॉन्ग जो आपका कंपोनेंट जाएगा यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा mg cos थीटा और pr के अलॉन्ग जो आपका कंपोनेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा mg sin थीटा के। आपको यहाँ से देखने से क्लियर है कि जो pr कंपोनेंट है इसकी वजह से ही बॉब जो होगा वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका pr कंपोनेंट है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा और pq कंपोनेंट की वजह से इस स्ट्रिंग में ये तनाव T डैश आ जाएगा। दैट मीन्स pq इज इक्वल्स टू, जो कंपोनेंट हमारा pq के अलॉन्ग है वो कितना था, mg cos थीटा था, जो किसके बराबर होगा, इस रस्सी में जो तनाव है, जो टेंशन है उसके बराबर हो जाएगा और mg sin थीटा जो होगा ये रेस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर इस बॉब का जो ऑसिलेशन है, जो दोलन इसमें हो रहे हैं वो कराने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, यहाँ पर mg sin थीटा की, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। यानी कि अगर आप क्या कह रहे हो कि रीस्टोरिंग फोर्स आपकी F है तो यहाँ F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आपका ये है या ये जो फोर्स आपकी रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर लगेगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड होगी, ठीक है। अब चाहे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो चाहे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसका जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप F को रीस्टोरिंग फोर्स ले रहे हो देन वी कैन राइट F इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा। तो ये हमारी क्या हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स हो गई। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम ये मान लें कि थीटा जो हमारा एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर थीटा को, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू माइनस mg इंटू थीटा के बराबर। ये कब होगा, जब हम जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ले रहे हैं वो बहुत ही कम ले रहे हैं। अब आपको पता है ये क्या है, एक तरह से एक सर्कल की आर्क है और आपको सर्कल में पता है कि जो एंगल होता है वो इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस के। तो अगर यहाँ एंगल थीटा है और आर्क कितनी हो गई है, x हो गई है, रेडियस कितना है, l है, देन वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन l, यानी कि F इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो माइनस mg x अपॉन l। ये आपकी क्या हो गई, पहली इक्वेशन। उसके बाद आपको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू एल्फा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हो
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस जी एक्स अपॉन एल के बराबर। तो ये आपका आ गया सिंपल पेंडुलम में जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है इस बॉब पे, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी, तो उसका एक्सेलरेशन आपको मिल गया माइनस जी एक्स अपॉन एल के बराबर। अब यहाँ से हम अगर देखें अल्फा आपका क्या आया, माइनस जी एक्स अपॉन एल आया, और सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर है तो उसमें आपको पता है अल्फा का फॉर्मूला आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो अब हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका आ गया अंडर रूट जी अपॉन। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम मान लेते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो टी को निकालने का तरीका होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम रखें तो आपको टी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये हो गया आपका सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला आ गया सिंपल पेंडुलम का, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले को देख के क्लियर है कि जो टी है टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या था, जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्लियर है टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। दैट मीन्स अगर स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएंगे तो टी की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ेगी। एंड टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट जी। दैट मीन्स अगर ग्रेविटी की वैल्यू कहीं पर कम होती है तो वहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मून है, अर्थ के कंपैरिजन में अगर उस सिंपल पेंडुलम को मून पे रख दें तो मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम्स होती है। दैट मीन्स वहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा वो ऑसिलेशन का बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है, वेटलेसनेस मतलब ग्रेविटी जीरो, जी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो हो जाएगा जी तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/0 यानी, और 1/0 होता है इन्फिनिट। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा ऐसे सिंपल पेंडुलम का, या अगर उसको वेटलेसनेस में रख देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इन्फिनिट को अप्रोच करेगा। उसके बाद अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम को किसी फ्लूइड के अंदर रखते, किसी लिक्विड के अंदर रखते हैं और वो लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, हमने मान लिया लिक्विड की डेंसिटी रो एल है और जो बॉब है हमारा, जो मास है सॉलिड है, उसकी डेंसिटी रो एस है। तो वहाँ पर भी ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल्स टू G1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। ठीक है, यहाँ पर जी डैश क्या है, ग्रेविटी है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, जो उस बॉब पर एक्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पर विस्कस फोर्स भी होगी तो उसकी वजह से ये इफेक्ट आएगा। तो जी डैश इज इक्वल्स टू आ गया आपका G1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। दैट मीन्स जी की वैल्यू यहाँ पर घट रही है, और अगर जी की वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब वहाँ पर भी क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हिली एरियाज में आप लोग जाते हैं तो आपको पता है हाइट के साथ भी ग्रेविटी जो होती है या एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। या डेप्थ में चले जाएंगे, अर्थ की सतह के अंदर जाएंगे, तब भी क्या होता है, पर्टिकुलर हाइट पे आके ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो वहाँ पर भी क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज